function, I would request Professor Vishal Sharma ji to plurally welcome Dr. Rajiv Puri ji. It is with great honor and privilege that we extend a warm welcome to our distinguished guest speaker, Dr. Rajiv Puri ji on the dais. Please welcome Dr. Rajiv Puri. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप में से कौन कौन लोग बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं? बिजनेस बैकग्राउंड से कौन कौन है? रेज योर हैंड। सो लेट्स टॉक फ्रॉम सर्विस क्लास। देन दिस लेक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि बिजनेस वालों के तो खून में होता है ये चीजें सब। So today's session is क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी है ना, तो फिर ये इनको इजी रहेगा आमने सामने को। So today we are going to have this workshop on business model canvas and how to prepare this business model canvas. बिजनेस के लिए मेरा ये मानना है कि जो बिजनेस है इट्स बेसिकली अ गेम एंड यू नीड टू प्ले इट वेल टू विन इट। कोई भी बिजनेस अगर आपको रन करना है तो आपको उस बिजनेस के रूल्स पता होने चाहिए, उस बिजनेस के इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए, और बिना इन्स एंड आउट्स जाने अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर बिजनेस। सो वो क्या इन्स एंड आउट्स हैं, कैसे उनको याद रखना है, कैसे उन पे काम करना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वर्कशॉप। बिजनेस मॉडल कैनवस है क्या? मुंबई महानगर पालिका या मुंबई महानगर काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कुछ भी नाम से जान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज बिजनेस मॉडल कैनवस। ये है क्या? बेसिकली इट्स अ प्लान फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस लाना है उसको एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए ये प्लान प्रोवाइड कर रहा है। इसमें करना क्या आपको? यू हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, कहाँ से इनकम आनी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर बेस, कौन से कस्टमर्स को आप अपना बिजनेस जो है वो पिच करोगे। प्रोडक्ट एंड डिटेल्स ऑफ फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, ये सारे मैटर्स जो हैं ये सारे बिजनेस मॉडल कैनवस के थ्रू आप लोग इजीली मैनेज कर सकते हो। एसेंशियली टेल्स अस हाउ द की ड्राइवर्स ऑफ अ बिजनेस फिट टुगेदर। ये जितने ये चीजें हैं, आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, टारगेट कस्टमर, प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे की ड्राइवर्स हैं एक बिजनेस को चलाने के। ठीक है, इनको आपस में फिट कैसे करना है, इनका आपस में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करना है, दिस इज व्हाट दिस बीएमसी टेल्स। बहुत टेक्निकल है। इन चीजों को नोट करने के लिए आपको एक बड़ी कॉपी चाहिए होगी, या आप एमएस वर्ड में अपनी फाइल्स क्रिएट करोगे या एक्सेल में शीट्स क्रिएट करोगे, उन शीट्स को अरेंज करके रखोगे सीक्वेंस में, तो इट्स गोइंग टू बी अ टीडियस टास्क। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट टीडियस टास्क? वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट विद द हेल्प ऑफ दिस बीएमसी। दिस बीएमसी इज बेसिकली जस्ट वन पेज शीट। एक पेज की शीट के ऊपर आप अपने सारे बिजनेस की एक्टिविटीज को कैसे लेके आओगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टुडेज वर्कशॉप। And moreover, it can be used for any business size, छोटे से छोटे बिजनेस से लेके किराने की शॉप से लेके टाटा अंबानी तक, ये बिजनेस मॉडल कैनवस को यूज करते हैं अपने बिजनेस को चलाने। This is how this business model canvas looks like. इस बिजनेस मॉडल कैनवस के हमारे पास ये 9 सेगमेंट्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द कस्टमर सेगमेंट, देन the value proposition, channels, customer relationship, then revenue strategy, key resources, key activities, key partners and cost structure.
अगर आपको ये 9 पार्ट्स ठीक से समझ लग गए, इन 9 पार्ट्स में आपने अगर ठीक से एंट्री क्रिएट कर ली, तो समझ लो कि आपका बिजनेस मॉडल कैनवस जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो गया। और इन 9 पार्ट्स को आपको रोज की रोज विजिट करना है। अपने ऑफिस में आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह का एक बड़ा सा बोर्ड लगा सकते हो या ऐसा एक बोर्ड लगा सकते हो। इस बोर्ड के ऊपर आप पेन के साथ या पेस्टेड की जो स्लिप्स आती हैं, उन स्लिप्स के साथ अपनी ये सारी की सारी एक्टिविटीज को मेंटेन कर सकते हो। Why use this BMC? पर्पस क्या है इसको यूज करने का? नंबर 1 इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। आपकी सारी की एक्टिविटीज इजीली आप इसको समझ सकते हो। इट इज फोकस्ड, आपको ध्यान कहाँ पे देना है वो चीजें सारी आप इस कैनवस के ऊपर नोट करोगे, ताकि रोज की जो रूटीन है आप उसमें से कुछ स्किप ना कर पाओ। इट इज फ्लेक्सिबल, आप इस कैनवस को पूरी दीवार के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसको आप छोटे से पेपर के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसको कंप्यूटर पे शीट बना सकते हो, और आजकल तो इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं मार्केट में। ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, और पेड सॉफ्टवेयर भी हैं, जिसमें आप एंट्रीज करते रहोगे, उसको बॉक्स बताते रहोगे कि ये कौन से बॉक्स में एंट्री जानी है, और ऑटोमेटिकली ये वो सारी चीज़ों को मैनेज करता रहेगा और आपके लिए रिमाइंडर वगैरह को जनरेट करता रहेगा। इट इज कस्टमर फोकस्ड, कस्टमर क्योंकि जो है बुकिंग है आज की जमीन, आज के जो मॉडर्न टाइम में, ठीक है, जो कस्टमर डिमांड करता है आपको वही चीज़ देनी है, तो कस्टमर के ऊपर जो फोकस है वो मेन रहेगा इसलिए। इट शोज द कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट बॉक्सेस, कि कैसे कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेटेड है, की एक्टिविटीज की पार्टनर्स के साथ कैसे रिलेटेड है, की एक्टिविटीज कॉस्ट के साथ कैसे रिलेटेड है, की एक्टिविटीज रेवेन्यू से कैसे रिलेटेड है। All that this BMC is going to tell you. And moreover, it is easy to communicate. एक दूसरे को अगर आपने इसको फॉरवर्ड करना हो, कोई नया बंदा आपके ऑफिस में ज्वाइन करता है, उसके साथ आपने कुछ कम्युनिकेशन करनी है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू कम्युनिकेट। सो एक एक करके हम आज इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स डिस्कस करेंगे। दिस लेक्चर इज नॉट गोइंग टू बी टू लॉन्ग, 9 ब्लॉक्स हैं, तो एक मिनट एक ब्लॉक का, तो 9 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। लेट्स ट्राई टू फिल ऑल दीज ब्लॉक्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो फिर देखते हैं कि क्या है, कौन कौन से 9 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक है इसमें कस्टमर सेगमेंट्स का, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है। लेट मी हैंड ओवर दीज शीट्स टू यू। एक टेबल पे एक शीट दे दीजिए। एक टेबल पे एक शीट। आई हैव ओनली 13 शीट्स प्रिंटेड। भैया एक ही टेबल लगी बात। लेट्स सी, जो पहला कॉलम है यहाँ पे कस्टमर सेगमेंट का कॉलम है ऑन द लेफ्ट साइड। इस कॉलम में आपने क्या नोट करना है, हु आर योर कस्टमर्स, कस्टमर्स के सेगमेंट्स आपने क्रिएट करने हैं। सेकंड कॉलम जो है दिस इज वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाई डू कस्टमर्स बाय फ्रॉम यू, ठीक है, क्या उनको गेन हो रहा है या क्या उनकी जरूरत पूरी हो रही है आपके इस प्रोडक्ट से, वो आपने यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन वाले में नोट कर सकते हैं। देन नंबर 3 में है चैनल्स, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर्स तक कैसे लेके जा रहे हो, दैट यू आर गोइंग टू कवर थ्रू दिस चैनल्स। देन कस्टमर रिलेशनशिप, हाउ यू गेट द कस्टमर्स, कैसे कस्टमर्स आपके पास आएंगे, हाउ यू कीप द कस्टमर्स, वो आपके बिजनेस के साथ एंगेज कैसे रहते हैं, एंड हाउ यू ग्रो योर कस्टमर्स, दैट इज इन दिस कस्टमर रिलेशनशिप नंबर 4। देन रेवेन्यू स्ट्रीम्स, हाउ योर बिजनेस अर्न्स मनी, ये जो फिफ्थ वाला है, ये नीचे रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, जहां जहां से आपको पैसा आना है वो आपने यहाँ पे नोट करना है। नंबर 6 इज की रिसोर्सेज, ये वाला, what strategic resources your business has or it needs, आपको कौन कौन से resources चाहिए वो आप यहाँ पे नोट करोगे। की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जो आपने रूटीन में परफॉर्म करनी है, जो ताकि आप अपने वैल्यू प्रोपोजिशंस को मीट कर सको, जो आप कस्टमर्स को प्रॉमिस करते हो
उस चीज को फुलफिल करने के लिए कौन सी की एक्टिविटीज आपने परफॉर्म कर दी। की पार्टनर्स, जो नॉन की एक्टिविटीज जो है वो आप जिनको आउटसोर्स कर सकते हो वो सारी आप अपने की पार्टनर्स की तरफ लिखोगे। देन कॉस्ट स्ट्रक्चर, द मेजर कॉस्ट दैट आर इनकर्ड बाय योर बिजनेस यू आर गोइंग टू नोट इन दिस 9th कॉलम, कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एक करके हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड आप इसको अपने अपने शीट के ऊपर आप फिल करना शुरू कर देना जब हम टास्क पे आए। अभी आप नजर रखना। तो पहली बात जो फर्स्ट सेगमेंट है, फर्स्ट बॉक्स, कस्टमर सेगमेंट, यू नीड टू आइडेंटिफाई हु आर योर कस्टमर्स। आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उस प्रोडक्ट के कस्टमर्स कौन होंगे। आप सपोज करो कि कॉलेज शुरू कर रहे हो तो कॉलेज के कस्टमर कौन है, स्टूडेंट्स हैं। उन स्टूडेंट्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, यू कैन डिवाइड द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एज, you can divide them based on their gender and you can divide them based on your needs। कि लाइक कुछ लोग कॉमर्स की स्टडी करना चाहते हैं, कुछ कंप्यूटर स्टडी करना चाहते हैं, कुछ आर्ट्स स्टडी करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इनकी डिवीजन करो। कोई और सर्विस ले लो आप, लेट्स से नेटफ्लिक्स ले लेते हैं, तो कस्टमर में कौन कौन से सेगमेंट्स नेटफ्लिक्स के लिए बनेंगे। उसमें आपके पास छोटे बच्चे होंगे जो कार्टून्स देखना चाहते हैं, टीनेजर्स होंगे जो मूवीज देखना चाहते हैं, ठीक है, एल्डरली लोग होंगे जो कुछ रिलीजियस या कुछ ऐसी चीजें देखना चाहेंगे। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर सेगमेंट्स और उन कस्टमर सेगमेंट्स की आपने पर्चियां बना के बोर्ड के ऊपर पिन अप कर ले। ठीक है, इस तरह का लेट्स से हम अगर बोर्ड ले लेते हैं तो अगर ये वाला रीजन जो है इस तरफ, ऑन दिस रीजन यू आर गोइंग टू नोट योर कस्टमर सेगमेंट। ठीक है, सेकेंड कॉलम यहाँ पे आ जाता है वैल्यू प्रोपोजिशन। What values you are delivering to your customers, what problems your customers you are solving, and what your customers buy from you। ये तीन चीजें आपने यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन में नोट करनी है। कॉमन वैल्यू प्रोपोजिशंस क्या हो सकती हैं, न्यूनेस, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसमें नया क्या है, दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, आप कितने मार्केट में साबुन चल रहे हैं, आपने कोई नया साबुन लॉन्च करना है तो देयर हैज टू बी समथिंग न्यू इन दैट, सो दैट कि लोग उस पुरानी आदत को छोड़ के आपके पास आ सकें। ठीक है, कोई नया फोन आप लॉन्च कर रहे हो, आईफोन हर साल नया आ रहा है, तो लोग नया फोन आईफोन क्यों लेते हैं, क्योंकि नए आईफोन में कोई ना कोई नया फीचर जरूर होएगा, न्यूनेस होएगी, तभी लोग उसको बाय करेंगे। अगर वही पुराने आईफोन ही आते जा रहे हैं तो लोग उस थोड़ी देर के बाद उसका क्रेज खत्म हो जाएगा, देन पीपल विल मूव टुवर्ड्स सम अदर सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो न्यूनेस प्रोडक्ट में होनी बहुत जरूरी है। देन हाई परफॉर्मेंस, जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होनी चाहिए एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग वंस। मार्केट में आप कोई नया फोन लॉन्च करते हो तो नया फोन पिछले फोन से ऊपर के लेवल का होना चाहिए, तभी आपको वो सूट करेगा, मार्केट में सेल होएगा। देन देयर शुड बी एबिलिटी टू कस्टमाइज, कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो उसको कस्टमाइज करने की फैसिलिटी है। लाइक अगर आप सपोज करो वो नोकिया का वो सांप वाला फोन आता है, उसमें स्क्रीन तो वही रहेगी पुराने वाली, ठीक है, या वॉचेज आती हैं, स्मार्ट वॉचेज आती हैं, तो दो स्मार्ट वॉचेस लेट्स सपोज मार्केट में अवेलेबल है, एक ट्रेडिशनल डायल वाली और एक जिसमें आप अपना वॉलपेपर, अपनी फोटो लगा सकते हो। व्हिच वन यू आर गोइंग टू बाय, वॉलपेपर वाली ऑब्वियसली। ठीक है, सो यू आर प्रोवाइडिंग द कस्टमाइजेशन टू द कस्टमर और वो कस्टमाइजेशन आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन में ऐड हो रहा है। नेक्स्ट वैल्यू प्रोपोजिशन है डिजाइन। अगर आपके प्रोडक्ट का डिजाइन इंप्रेसिव है तभी कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, अगर डिजाइन ही इंप्रेसिव नहीं है तो लोग उसको बाय नहीं करेंगे। ठीक है, एक पिछले वर्कशॉप में मैंने दो चेयर्स दिखाई थी कि आप कौन सी चेयर को पसंद करोगे, तो एक डिजाइनर सी चेयर थी और एक प्लेन ट्रेडिशनल
ऐसी जैसी चीज थी। तो डिजाइनर चेयर्स जल्दी सेल हो जाएगी। और क्या वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकती है? द ब्रांड एंड द स्टेटस। ठीक है, ब्रांड नेम देख के भी लोग परचेज करते हैं। तो अगर आपने अपने बिजनेस को एक्सेल करना है, यू हैव टू एस्टैब्लिश योर ब्रांड नेम। अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं स्पेक्स लेने गया था, कोई नोन थे हमारे, तो उन्होंने वो स्पेक्स के ऊपर, वो डब्बे के ऊपर ना पूरा नाम लिखा हुआ था, फलानी एंड फलानी कंपनी, नकोदर रोड, जलंधर सिटी, फोन नंबर 123456, पूरी डिटेल दी हुई। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ऐसा नहीं, आप इसको चेंज करो, आप इसके ऊपर सिर्फ अपनी कंपनी का नाम लिखो, बाकी सारी डिटेल यहाँ से हटा दो। तो ही सेड कि ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि आप ब्रांड बनाओ अपना, तो तभी आप सेल कर पाओगे। कहते हैं कि क्या जरूरत है? मैंने कहा फ्लिपकार्ट पे, लेंसकार्ट पे यही स्पेक्स का जो पेयर है वो लोग 3500 रुपए में 2 दे रहे हैं, मतलब 1700 रुपए का एक चश्मा पड़ेगा। और कुछ लोग हम जैसे स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, 2 ऑर्डर कर देते हैं, बाद में 1 रिटर्न डाल देते हैं। तो वो 1700 रुपए हमने बचा लिए, एक चश्मा ले लिया। पर अभी जब से मैंने चश्मा बनाया, वो चश्मा मेरे को 600 रुपए में पड़ा। क्वालिटी वॉज सेम एज कम्पेयर टू द वन ऑन द लेंस का। ठीक है, तो मतलब 1100 रुपए मेरे बचे। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करो, ब्रांड स्टेटस बनाओ, तभी कस्टमर्स आपके पास आएंगे, अदरवाइज नहीं आए। ठीक है, सो इसलिए ब्रांड बनना जरूरी है। देन यू नीड टू हैव कॉम्पिटिटिव प्राइस। अगर कस्टमर को कोई चीज आप महंगी दे रहे हो, तो शुरू में कस्टमर रिलक्टेंट होएगा। आपका ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं हुआ, आप 5000 रुपए की शर्ट सेल करोगे, कोई खरीदेगा नहीं। यही कोई एलन सॉली हो गया, अमेरिकन ईगल हो गया, इस तरह की कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, वो आपको 5000 की शर्ट देंगे, आप हंस के ले लोगे, टिपिकली ब्रांड है, पता लगता है पहनना। फाइन। देन कॉस्ट रिडक्शन। कस्टमर किसी सर्विस के लिए या प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी जितने पैसे स्पेंड कर रहा था, उसकी कॉस्ट में कटिंग होनी चाहिए। उसको अगर थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में सस्ता दोगे, तो तभी वो कस्टमर आपके पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप लोग ये रिलायंस के जैसे फोन यूज करते हो, यू रिमेंबर कि जब रिलायंस ने लॉन्च किया था, तो स्टार्टिंग में उन्होंने फ्री कनेक्शन देने शुरू किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने 300 रुपए में 3 महीने का कनेक्शन देना शुरू कर दिया। फिर 400 रुपए में 2.5 महीने, अब 660 रुपए में मेरे ख्याल से वो 84 डेज में कनेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, एक बार आदत डाल दी उन्होंने, कस्टमर्स गेन करने शुरू कर दिए, कॉस्ट रिड्यूस करके, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहो, जब लोगों को आदत पड़ जाएगी तो। कन्वीनियंस। कस्टमर्स ने कोई चीज परचेज करनी है, तो उसके पास कन्वीनियंस होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं खुद की एग्जांपल बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि घर पे ना पेरेंट्स बोल देते हैं या बच्चे बोल देते हैं कि पापा आज ब्रेड खानी है, तो मेरा मूड नहीं है, मैं निक्कर शर्ट पहन के बैठा हूँ, यार मैं नहीं मार्केट जाना, अब क्या करें? या तो बच्चे मार्केट जाए, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं? ठीक है, कन्वीनियंस है। ब्लिंकिट ने कन्वीनियंस दे दिया, ब्रेड वही 45 रुपए या 50 रुपए की साथ वाले से मिलती है, वही कन्वीनियंस 50 रुपए में ब्लिंकिट वाले घर दे जाते हैं, तो मैं क्यों जाऊंगा मार्केट में लेने? फाइन। सो दिस कन्वीनियंस इज द वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द ब्लिंकिट। तीसरा है हमारे पास चैनल्स, कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे सेल कर रहे हो। देयर आर 2 पॉपुलर चैनल्स अवेलेबल, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। 2 ही हैं, तीसरा तो कोई भी नहीं है। या तो प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचोगे या ऑफलाइन बेचोगे। ठीक है, अब ऑनलाइन में कैसे कैसे प्रोडक्ट आप बेच सकते हो? यू कैन हैव योर ओन वेबसाइट। ठीक है, लेट्स से मैंने कैंडल्स बनानी शुरू कर दी, वैक्स कैंडल्स। अभी हम लोग दिसंबर में ना चंडीगढ़ में गए थे, तो वहाँ पे ऐसे ही आपके जैसे इनोवेशन काउंसिल के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया कैंडविक के नाम से। यू कैन सी देयर वेबसाइट, खोल के देना, कैंडविक एंड कंपनी के नाम से। तो फ्रेग्रेंस वाली वो कैंडल्स थी। दोज कैंडल्स आर गोइंग टू कॉस्ट नॉट मोर देन 50 रुपीज, और वो 150 रुपए की कैंडल्स वहाँ पे बेच रहे थे। ठीक है, ऑनलाइन भी सेल कर रहे थे और ऑफलाइन भी सेल कर रहे थे। तो पहला उनका सेलिंग कहाँ पे था? उनका सेलिंग था अपने खुद की वेबसाइट, ठीक है, ऑनलाइन में। उसके बाद दूसरा उनका चैनल ऑनलाइन में था सोशल मीडिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने पेज क्रिएट किए, इंस्टाग्राम पे उन्होंने कैंडल सेल करनी शुरू कर दी। यू कैन सर्च देयर इंस्टाग्राम चैनल कैंडविक एंड कंपनी के नाम से। एंड आई विश कि आप लोग भी ऐसा कुछ ना कुछ वेंचर जरूर शुरू करो, और लोगों ने अपने साल की सारी फीस ऐसे निकाल दी दिवाली के सीजन में कैंडल सेल करके। एंड इट्स अ ह्यूज मार्केट ओवर देयर। लोग 350 रुपए की 3 कैंडल्स या 2 कैंडल्स अमेज़न से खरीद रहे हैं, वहाँ पे हैं, फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स है।
ठीक है, सेंटेड कैंडल जो है वो मिलती हैं। दूसरा चैनल उन्होंने लिया सोशल मीडिया का और वहां पे उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। रादर पहला चैनल सोशल मीडिया होना चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू करो और उसके बाद आप सेकंड अपनी वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी पहला चैनल वेबसाइट होगा तभी तो वहां से खरीदेंगे। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे तो वो सिर्फ देख ही सकते हैं, या आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको कैश ऑन डिलीवरी में देना पड़ेगा। तीसरा मार्केट प्लेस, ये क्या होती है? Amazon एंड फ्लिपकार्ट। ठीक है, इस तरह की मार्केट प्लेसेस हैं। तो इफ यू आर प्लानिंग टू सेल समथिंग ऑनलाइन तो वो आप यहाँ पे इस मार्केट प्लेस के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में क्या क्या हो सकता है? ऑफलाइन में यू कैन गो विद रिटेल, जो प्रोडक्ट बना रहे हो आप अपनी खुद की ही शॉप खोल दो और वहाँ पे उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दो। यू कैन हैव अ होलसेल, ठीक है, आप अपने आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने शुरू कर दो या रिटेलर्स को आप सेल करने शुरू कर दो और वो रिटेलर्स आगे उसको देना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड मॉडर्न ट्रेड, ये क्या है? मॉडर्न ट्रेड क्या है? अरे सबको पता है, तो मैं नाम लूंगा सब बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। डी मार्ट, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट्स, और क्या, और कौन कौन सा है? मेट्रो है, इजी डे है। ठीक है, सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज मॉडर्न ट्रेड्स। तो आप इन मॉडर्न ट्रेड्स के पास भी जा सकते हो और वहां पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। आप ये सो मॉडर्न ट्रेड्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉडर्न ट्रेड्स पे एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। एंट्री बैरियर कैसे? सपोज करो आप ये कैंडल्स भी अगर वहाँ पे सेल करना चाहते हो तो वो लोग सबसे पहले तो वो बोलेंगे कि मुझे तो जी 1 लाख कैंडल्स कम से कम चाहिए। ठीक है, सो अगर आप शुरू में ही नए एंटरप्रेन्योर हो और नई नई चीज़ें आप शुरू किया बिजनेस तो 1 लाख कैंडल्स बनाने में ही पहले तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा वो लोग ह्यूज कमीशन चार्ज करेंगे आप लोगों को। ठीक है, सपोज आपने अगर 150 रुपए की कैंडल सेल करनी थी तो वो बोलेंगे कि जी आपको तो 75 ही देंगे, 75 रुपीज या 50% हम लोगों ने रखना है। तो मॉडर्न ट्रेड में जनरली जो चलता है कमीशन स्ट्रक्चर वो 20 से लेकर 30% तक चलता है। तो आपको वो कॉस्ट लेके चलनी है। जब भी अगर मॉडर्न ट्रेड भी अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करना है तो उसकी MRP उस हिसाब से रखो ताकि आपके पल्ले भी कुछ पड़े। ठीक है, सिर्फ अपना ही मार्जिन नहीं देखना, अपने मॉडर्न ट्रेड वालों का या अपने होलसेलर्स का उनका भी मार्जिन आपको साथ में इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैनल्स। इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर जो है किंग है, शुरू में भी मैंने बोला था। तो आपको कस्टमर्स के साथ जो है अपना राब्ता कायम रखना है, अपना जो कम्युनिकेशन है वो एस्टैब्लिश करनी है। You need to this block tells you how you get, how you keep and how you grow your customers. Get the customers मतलब कि कस्टमर्स आते कहाँ से, कस्टमर्स कहाँ से लेके आओगे आप। ठीक है, तो दैट कैन बी मे बी थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वेबसाइट्स और थ्रू पोस्टर्स, बैनर्स, अखबार में पैम्फलेट वगैरह आप दोगे आप। तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे रखनी है कि कस्टमर्स आ कैसे रहे हैं। हाउ यू कीप योर कस्टमर्स, कीप योर कस्टमर्स में कि जिसने एक बार आपसे साबुन खरीद लिया वो दोबारा कैसे खरीदेगा। यू नीड टू सेंड देम रिमाइंडर्स। ठीक है, अगर आप जैसे आप ऑनलाइन में सेल कर रहे हो तो यू मस्ट बी हैविंग देयर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर विद यू। तो आपको पता है कि अगर इसने एक साबुन लिया है और ये साबुन 10 दिन चलेगा तो उसको 5वें, 6वें या 7वें दिन से आप उसको रिमाइंडर भेजना शुरू कर दो कि आपका साबुन खत्म होने वाला है तो आप साबुन दोबारा ऑर्डर करो। अगर वो परफ्यूम ले रहा है तो जनरली परफ्यूम की बॉटल 30 डेज चलेगी। स्टार्ट सेंडिंग रिमाइंडर्स आफ्टर 25 डेज। गिव देम ऑफर्स कि 5% ऑफ, 10% ऑफ, 30% ऑफ, ताकि वो लोग आपके बिजनेस के साथ एंगेज रहें। ठीक है,
एंड हाउ यू ग्रो योर कस्टमर्स। अब किसी ने साबुन लिया है, उसको परफ्यूम भी बेचो, उसको तौलिए भी बेचो, और बाकी की जो भी अलाइड चीजें हैं, अपना बिजनेस आप लोग ग्रो करो, ठीक है। To know this question, we have a customer journey, ठीक है, या कस्टमर वॉक थ्रू जिसको हम बोलते हैं। इस तरह की कोई शीट आप लोग प्रिपेयर करो, ठीक है। इस शीट में आपको क्या क्या मेंटेन करना है। आपके पास यहाँ पे यूजर एक्शंस होंगे, टच पॉइंट्स होंगे, पेन पॉइंट्स होंगे और सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले कस्टमर के लिए अवेयरनेस जरूरी है। कस्टमर को पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद कस्टमर अपना डिसीजन बनाता है, कंसिडर करता है कि क्या आपसे प्रोडक्ट लेना है या किसी टाटा अंबानी से या किसी और ठेले वाले से लेना है। उसके बाद वो अपना परचेज डिसीजन बनाएगा और पेमेंट मोड सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आप उस कस्टमर को ऑनबोर्डिंग पे लेके आओगे, उसका अकाउंट क्रिएट करोगे, और उसके बाद वो कस्टमर आपके लिए मार्केटिंग का काम करेगा। सी हाउ, सपोज करो ये एक सिनेरियो है कि किसी को एक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड चाहिए था, ठीक है, और उस कीबोर्ड के लिए उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड्स और कलीग्स से पूछा कि यार मुझे कीबोर्ड चाहिए, कैसा कीबोर्ड लूं, ठीक है। किसी ने सजेस्ट कर दिया कि ये ले ले, वो ले ले, वो कहता कि नहीं अच्छा चलो मैं देखता हूँ। देन व्हाट ही डज, कंसीडरेशन में आ गया, ब्राउज द वेरियस ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। आप लोगों ने भी अगर कीबोर्ड बाय करना हुआ या मैंने भी कुछ बाय करना है तो मैं सबसे पहले Amazon फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि कोई प्रोडक्ट ऐसा अवेलेबल है, उसका प्राइस क्या है। अगर मुझे लगता है कि एक्सेप्शनली हाई प्राइस है तो फिर मैं लोकल मार्केट में जाऊँगा। अगर मुझे लग रहा है कि रीजनेबली गुड है तो भाई घर बैठे बैठे मिल रहा है, क्या बुरा हो, ठीक है। वो कंसीडरेशन आप करोगे। उसके बाद सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड पेमेंट मोड, देन यू ट्राई द प्रोडक्ट एंड देन यू सेंड द प्रोडक्ट टू अदर फ्रेंड्स फॉर रिकमेंडेशन, ठीक है। अब इसमें टच पॉइंट्स क्या है, सर्च फॉर द बेस्ट कीबोर्ड एंड क्लिक ऑन द बैनर ऐड। जब आप सर्च करते हो कीबोर्ड के लिए तो वहाँ पे आपको कुछ कीबोर्ड्स के ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मिल जाएंगे, कुछ एक वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स में मिलती है। तो उन एडवर्टाइजमेंट्स में प्लस भी है माइनस भी है। प्लस ये है कि कोई बंदा पैसे खर्च रहा है उसको सेल करने के लिए, मतलब उसकी कैपेसिटी है स्पेंड करने की। तो अगर उसकी स्पेंड करने की कैपेसिटी है तो मतलब उसने प्रोडक्ट में भी वैल्यू डाली है और वो प्रोडक्ट वर्थ है, ठीक है। दूसरा, आप ये भी सोच सकते हो कि यार ये तो ऐड पे ज़्यादा पैसे लगा रहा है, प्रोडक्ट पे क्या लगाया होगा इसने, छोड़ो। सो दैट डिसीजन यू हैव टू मेक। ई-कॉमर्स वेबसाइट सर्च बार या प्रोडक्ट पेजेस से आप इसको कंसीडर करोगे। परचेज कैसे करोगे, थ्रू द पेमेंट पेज, कार्ड के थ्रू या शिपिंग पेज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए होंगी। कस्टमर ने वो परचेज कर लिया, कीबोर्ड वर्क्स गुड एंड कस्टमर कीप्स इट, और उसके बाद वो रिव्यू डालेगा वहाँ पे। आप उसको मैसेज दोगे कि आपने ये फलाना इतने दिन पहले परचेज किया था, आप उसको रिव्यू डालो। तो आई गेस आप सबने कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी Amazon फ्लिपकार्ट से परचेज किया होगा, एंड यू मस्ट बी गेटिंग ईमेल्स फ्रॉम Amazon एंड फ्लिपकार्ट फॉर रिव्यूइंग योर प्रोडक्ट। आती है सबको? तो दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग दिस बीम्स, ठीक है। उसके बाद पेन पॉइंट्स क्या है कि कस्टमर को जो चीज चुभती है वो क्या है। There are many steps to find the desired product. Amazon पे जाना है उसको, अगर कीबोर्ड वहाँ पे सर्च बार ना होती तो उसको पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में जाना पड़ता, वहाँ से कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज की कैटेगरी में जाता, एसेसरीज से फिर वो इनपुट डिवाइसेस पे जाता और फिर वहाँ पे कीबोर्ड ढूंढता। तो दैट इज अ पेन पॉइंट। उसको सामने ही नजर आना चाहिए था कि कीबोर्ड एसेसरीज, वहाँ पे कीबोर्ड माउस की फोटो बनी होती है, उसमें क्लिक करता और सीधे चलता, ठीक है। तो दैट इज डिजायर्ड थिंग। दूसरा पेन पॉइंट और क्या हो सकता है कि जो पेमेंट मेथड आपके पास है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा वहाँ पे। कुछ एक वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हर तरह के कार्ड नहीं चलते हैं। दे आस्क फॉर कि HDFC कार्ड ही चलेगा, या दे आस्क फॉर कि ICICI या SBI का कार्ड ही चलेगा। तो दैट इज अ पेन पॉइंट। अब मेरे पास उस प्रोडक्ट को लेने के लिए मैं नया कार्ड थोड़ी परचेज करूँगा। सो ऑल द पेमेंट मेथड्स शुड बी एक्सेप्टेबल। और आजकल कार्ड की बजाय UPI लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि UPI में आपको नंबर नहीं याद रखना, उसको स्कैन किया या उसका वो कोड नंबर डाला, आपका हैंडल डाला UPI का, और वो पेमेंट हो जाती है। सो whenever you are going for this online kind of selling, remember to integrate UPI in your sales page. Then fix the checkout pages. जो चेकआउट के पेजेस हैं वो चेकआउट का प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, कहीं पे कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी वेरी वेरी फास्ट। क्योंकि कहीं अगर वो पेज अटक गया
तो कस्टमर का मूड चेंज हो जाएगा कि यार ठहर के देखता हूँ, अभी स्लो नहीं चल रहा, और वो ठहर के फिर हो सकता है अगली बार सर्च रैंकिंग में आपके पास वो पेज आए ना आए। और अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो कस्टमर एक्वायर किया था तो वो कॉस्ट तो बढ़ गई उसकी। अगर आपने लेट से पर क्लिक उसको 10 रुपए दिए गूगल को कि एक बार कस्टमर गूगल पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आएगा, मैं 10 रुपए दूंगा, तो वो 10 रुपए भी वेस्ट होगा। और ऐसे 10 ही वेस्ट नहीं जाएंगे। सपोज करो आपने 10 लाख क्लिक्स परचेज किए थे तो इनटू 10 रुपीज कर लो, 1 करोड़ का नुकसान होगा अगर कस्टमर बाय नहीं कर रहा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि चेकआउट के पेजेस जो है वो सारे स्मूथली चले। उसके बाद नेक्स्ट, नो फॉलो अप और आफ्टर प्रोडक्ट डिलीवरी। फॉलो अप नहीं है अगर, तो हो सकता है कि कस्टमर का मूड चेंज हो जाए। ठीक है, आप लोग कभी मामाअर्थ से या कोई और नायका से कोई चीज परचेज करके देखना, तो आपको इतनी फॉलो अप ईमेल्स आएंगी कि प्रोडक्ट कैसा रहा, यू वांट टू बाय दिस। आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, उसके बाद आपको कूपन आने शुरू हो जाएंगे, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 1 डे सेल, ओवरनाइट सेल, इस तरह से आने शुरू हो जाएंगे। तो कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। और बाय करने वाला भी देखता है कि यार ये कंसर्न है कस्टमर के लिए, तो लेट्स बाय फ्रॉम हियर। कल को ये लोग सुनवाई भी करेंगे, कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता है तो अपने आप देखेंगे ये लोग कैसे करते हैं। सॉल्यूशंस आप क्या दोगे? बिल्ड इफेक्टिव लैंडिंग पेजेस। ठीक है, जहां पे कस्टमर आएगा ऑनलाइन परचेज करने के लिए वो इफेक्टिव होने चाहिए, प्रोडक्ट क्लियरली विजिबल होने चाहिए, प्राइसेस क्लियरली विजिबल होने चाहिए, रिटर्न पॉलिसी क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। ठीक है, और वॉक थ्रू जो है वो स्मूथ होना चाहिए। सो ये जर्नी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप एक कस्टमर बन के सोचो कि आप इस कंपनी से बाय करोगे कि नहीं करोगे। अगर आपका खुद का डिसीजन बन गया कि हाँ मैं बाय करूंगा तो लोग भी बाय करेंगे। ठीक है, इसलिए ये जो स्टेप है ये कस्टमर जर्नी वाला ये इंपॉर्टेंट है। देन रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मनी कहाँ से आएगी आपके बिजनेस में? कोई लोग सर्विस से आएगी, ठीक है, या सेल्स से आएगी, प्रोडक्ट डिलीवरी से आएगी, कोई सब्सक्रिप्शन है या क्या है, वो सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपने नोट करनी है। What strategy you will use to capture the most value from your customers? कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा कैसे निचोड़ना है? ठीक है, गेट द मोस्ट वैल्यू फ्रॉम योर कस्टमर। कस्टमर को निचोड़ना कैसे? निचोड़ना ऐसे नहीं है कि उसको सर्विस ना दो या घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट दे दो, उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दो ताकि वो और ज्यादा स्पेंड करे। ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशन हो उसमें, जो स्पेंड कर रहा है उसको उसकी वर्थ मिलनी चाहिए। ठीक है, दोज थिंग्स यू आर गोइंग टू नोट हियर इन दिस रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब रेवेन्यू स्ट्रीम्स में क्या क्या हो सकता है? यू कैन गिव योर इनिशियल प्रोडक्ट्स फॉर फ्री, जैसे रिलायंस ने किया था। ठीक है, यू कैन हैव अ फ्रीमियम मॉडल, कि जैसे लेट्स से आजकल मोस्टली सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रीमियम मॉडल पे मिलते हैं कि आप कुछ एक उसकी यूटिलिटीज जो है वो फ्री में आप यूज कर सकते हो, पर अगर आपको कुछ और चाहिए एडिशनल फैसिलिटीज तो यू नीड टू पे फॉर दैट। ठीक है, देन देयर आर वन टाइम पेमेंट काइंड ऑफ थिंग्स कि आपने एक बार परचेज कर दिया अपफ्रंट और उसके बाद वो प्रोडक्ट आपका हो गया। देन देयर आर सब्सक्रिप्शन मॉडल्स अवेलेबल, यू आर गोइंग टू पे ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, एंड देन देयर इज PAYG, ये क्या है? पे एज यू गो, कि जितना आपने यूज किया है उसके हिसाब से आप पैसे बिल पे करोगे। जैसे जो क्लाउड सर्विसेज है वो दो क्लाउड सर्विसेज आप बेसिकली पे एज यू गो। ठीक है, या इवन रिलायंस के जो बैंडविड्थ वाले पैकेजेस हैं वो 1.5 GB आपको अपफ्रंट देते हैं डेली फ्री, और उसके बाद अगर आप चले जाते हो तो कई प्लान्स में वो आपको पर GB चार्ज करेगा। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली दिस पे एज यू गो। ठीक है, तो ये सारे आपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स में नोट करने हैं कि आपका रेवेन्यू कहाँ से आता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि पांचों चीजें होंगी, मे भी एक ही हो सकता है, मे भी दो हो सकते हैं, मे भी पांचों ही होंगे। इस मॉडल में ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये सारा ग्रीन पोर्शन मैंने रेवेन्यू स्ट्रेटजी के साथ लिंक किया। ठीक है, मतलब बॉक्स नंबर ये 1 2 3 4 और ये चारों बॉक्सेस रेवेन्यू से लिंक है। आपका जो रेवेन्यू आना है वो इन चीजों से रिलेट करेगा, और जो इधर वाले रेड वाले बॉक्सेस हैं ये सारे खतरे की मिट्टी हैं, ये कॉस्ट्स इन्वॉल्वड है फॉर रनिंग योर बिजनेस। ठीक है, सो लेट्स कम टू द कॉस्ट्स। सबसे पहले की रिसोर्सेज, आपके बिजनेस को रन करने के लिए की रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए। ठीक है, सो दोस की रिसोर्सेज कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज,
क्या क्या हो सकते हैं फिजिकल रिसोर्सेज? बिल्डिंग हो सकती है, मशीन हो सकती है। इसमें एक कंसीडरेशन है कि मशीन्स कौन कौन सी? सिर्फ वो मशीन्स जो आपके प्रोडक्ट बिल्डिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में काम आए। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लेट्स से नट बोल्ट्स बन रहे हैं, तो उसकी एक मोल्डिंग मशीन है, डाई कास्टिंग मशीन है, फर्नेस है गर्म करने के लिए उसको, पॉलिशिंग मशीन्स हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो उसकी मशीन्स में आएंगी। पर वहाँ पे एम्प्लॉइज को पिलाने के लिए कॉफी मशीन है, चूल्हा रखा हुआ है कॉफी बनाने के लिए। ये सारी जो मशीन है, दीज आर नॉट योर की रिसोर्सेज। ये की रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि इन कॉफी मशीन से या चाय के चूल्हे से आपके बिजनेस या आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। So you need to carefully put all those required key resources in this sixth one. Then you have intellectual resources. इसमें क्या क्या आएगा? The designs that you have for your product, the process that you are following for manufacturing your product, the copyrights that you have for your product, and the patents that you have for your product. Those are your intellectual resources. इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं या रिसोर्सेज कौन से हैं, और इनके लिए आपको काम करना जरूरी है। क्यों जरूरी है इसके लिए? सपोज करो मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ पॉइंटर की, कि आपने ये फील किया कि यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंटर होना चाहिए था जिसमें मैं लेजर बीम वगैरह लगाऊं। ठीक है, उस पर नेक्स्ट फॉरवर्ड के और प्रीवियस के बटन बने हों ताकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आगे पीछे मूव हो सके। ठीक है, और कुछ ना कुछ इसमें और चीज़ें हों। अब आपने R&D करके उस पर पैसे खर्च के वो चीज़ बना ली, इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसको कॉपी करने में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन, 2 या 3 दिन। एक दिन में वो लोग समझ लेंगे कि क्या है, दूसरे दिन होगा अंडा बेटा बाहर कर दिया उन्होंने, चिप कौन कौन सी लगी है, तीसरे दिन चाइना में ऑर्डर किया होगा कि ये वाली चिप चाहिए, दे दो मेरे को। सो आपने इतनी R&D करी, उस पर पैसे खर्चे, सैलरीज पे करी स्टाफ को, और दूसरा बंदा 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में उसको कॉपी करके दे। तो इस चीज को प्रोटेक्ट कैसे करना है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ द कॉपीराइट एंड पेटेंट्स। ठीक है, यू नीड टू फाइल द पेटेंट्स फॉर योर प्रोडक्ट्स। जो यूनिक प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, पेटेंट फाइल करो ताकि उसको कोई मिसयूज न कर सके। ठीक है, अगर कोई कल को मिसयूज करके प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो आप उसको उसके ऊपर केस करके अपने अगले 10 साल की कॉस्ट रिकवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जिन बंदों पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो बंदे आपका काम कर रहे हैं ऑफिस में, आपका अकाउंटेंट है, आपका डिजाइनर है, आपका प्रोग्रामर है, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, R&D टीम है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज करो आपने कोई परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, या लेट्स से कैंडल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, तो उस कैंडल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए? वैक्स कहाँ से आएगी, तो कांच की बॉटल्स कहाँ से आएंगी, उसके धागे वाली विक कहाँ से लोगे, फ्रेग्रेंस कहाँ से लोगे, ये किसी ना किसी को तो पता होगा, आपके बिजनेस में ही बंदा होगा। एंड यू इमेजिन कि वो बंदा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कल को आपकी खटपट हो जाती है उससे, तो अगला कहेगा चलो ठीक है जी मैं अपना शुरू करूँगा, खुद का काम करेगा भाई। ठीक है, सो की रिसोर्सेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट। लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब उधार कहाँ कहाँ से लेना है, ठीक है, और कैश बैलेंसेस कितने हैं, ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस के ऊपर अपडेट कर सकते हैं। देन की एक्टिविटीज, बोर हो गया देन 7th ब्लॉक इज की एक्टिविटीज। आप अपने बिजनेस में कौन कौन सी की एक्टिविटीज रखोगे? आपके बिजनेस की की एक्टिविटीज क्या क्या? These are going to be the activities which conform to the value proposition। ठीक है, जो आप एडिशनल बेनिफिट्स कस्टमर को दे रहे हो, उसके लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, that you are going to note over the 7th column। Then key partners, 8वां column, those tasks and activities that are important but you are not going to do it yourself। वो एक्टिविटीज आपने यहाँ पे अपने पार्टनर्स को देनी है।
ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ YouTube की। YouTube पे कंटेंट किसका है? क्या गूगल का कंटेंट है? नो, इट इज बिलोंगिंग टू द पीपल लाइक अस। ठीक है, हम लोगों का कंटेंट है वहां पे YouTube पे, तो वी आर द की पार्टनर्स टू YouTube। ठीक है, अब YouTube या तो वो कंटेंट क्रिएशन पे फोकस रखे अपना, या फिर वो कंटेंट डिलीवरी पे फोकस रखे, तभी बात बनेगी। ठीक है, अगर वो दोनों तरफ टांग फंसाता है तो आराम से गिरेगा। क्लियर? सो आपको भी अपनी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को फिल्टर आउट करना है, और जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं है, उन एक्टिविटीज को निकाल के किसी और को दे दो। जो बीपीओज हैं यहाँ दिल्ली नोएडा में जब कंपनी आती हैं बीपीओ में तो वो लोग लेके जाते हैं, तो बीपीओज भी यही कर रहे हैं कि लेट्स से इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनकी स्पेशलिटी में है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, अकाउंटिंग में है नो, सो दे आउटसोर्स द अकाउंटिंग टू सम थर्ड कंपनी। ई क्लार्क्स को दे देते हैं कि आप हमारे अकाउंट्स मैनेज करो, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करो, एंड सो ऑन। तो दैट मींस दे आर आल्सो फॉलोइंग दिस बीएमसी। ठीक है, सप्लायर्स, पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सारे के सारे जो हैं ये दीज आर गोइंग टू बी योर की पार्टनर्स। Cost structure, you need to list the key costs and ensure that they are aligned with your value proposition. आपकी key costs क्या है? key cost किस किस पे होगी? रॉ मटेरियल पे होगी, एक्विजिशन पे होगी, ये सारी चीजें ये आपने यहाँ पे नोट करनी है। इसमें आपको क्या करना है? You need to find the most important costs. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट ये है जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो यही है, बिजली की कॉस्ट यही है। ठीक है, अगर लाइट गुल हो जाती है तो फैक्ट्री बंद, कुछ नहीं चलेगा। देन फाइंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट, सबसे महंगी कॉस्ट क्या है? लेट्स से आप कैंडल्स मैन्युफैक्चर करो तो सबसे महंगा क्या होगा? 10 कैंडल वैक्स, नो वैक्स तो सस्ती है। फ्रेग्रेंसेस दैट यू आर पुटिंग इन, जो एसेंशियल ऑयल, जो खुशबू या परफ्यूम आप उसके अंदर डालोगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। अब कोई मुट्ठी भर के वैक्स घर ले जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर किसी ने बॉटल भर के वो सेंट ले गया घर पे तो मुझे फर्क पड़ जाएगा। सो यू नीड टू नो कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कॉस्टली हैं, तो आपको उनका ख्याल रखना है, उनकी ट्रैकिंग करनी है। स्टॉक में कब आई, कहाँ यूज हुई, कितनी यूज हुई, कब निकली, कब शॉर्ट हुई, उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट में प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। अब अगर परफ्यूम्स का प्राइस गिर गया तो आप लोग ड्रम भर के ले लो इकट्ठा, यूज तो होना ही है, आज नहीं तो कल। ठीक है, अगर बहुत महंगा है तो जिस हिसाब से ऑर्डर आते जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो जब सस्ता होगा तब की सब देखेंगे, अभी तो महंगा चल रहा है तो पूरा ऑर्डर ही लो। ठीक है, सो ये रेड क्वेश्चन जो था ये सारा का सारा कॉस्ट के साथ रिलेटेड था। अब आती है केस स्टडी। अब आप लोगों को जो शीट दी गई है वो शीट आप लोग साथ साथ में भरनी शुरू करो। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो आई गेस आप लोगों को सारे खाने पता लग गए हैं कि कौन कौन से खाने में क्या क्या भरना है। अगर खुद का बिजनेस अभी नहीं है तो लेट्स एज्यूम कि हम लोगों ने गूगल शुरू करना है। ठीक है, गूगल बनाना हम लोगों ने, तो क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले कस्टमर सेगमेंट, गूगल नीड्स टू आइडेंटिफाई। अब ये जो हमने 9 ब्लॉक्स पढ़े हैं ना, इन्हीं की एप्लीकेशन है। आई हैव कवर्ड 3 केस। तो जब आप लोगों का दिल करेगा मुझे बोल देना, मैं वहीं पे बन जाऊंगा। ठीक है, पहला सर्च द यूजर। गूगल पे कस्टमर सेगमेंट क्या है? यूजर सर्च करते हैं वहां पे। दूसरा कस्टमर सेगमेंट एडवर्टाइजर्स गूगल पे जाते हैं कि मुझे अपनी एड देनी है। ठीक है, और तीसरा कंटेंट ओनर्स गूगल पे जाते हैं कि मेरा कंटेंट शो करो। 3 तरह के कस्टमर सेगमेंट्स गूगल के पास आते हैं। देन वैल्यू प्रोपोजिशन, गूगल क्या वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहा है अपने कस्टमर्स को? दे आर गिविंग यू फ्री सर्च। ठीक है, आप गूगल पे जाओ, कोई पैसे ले रहे हैं वो? दे हैव अ प्लान। पढ़ा आपने? नहीं, डेटा चार्जेस नहीं, दे हैव अ प्लान। गूगल ने अपना AI बेस्ड जो सर्च है वो पेड करना कर देना है। देयर आर न्यूज़ रिगार्डिंग दिस, अभी रिसेंटली थोड़े दिन में आया।
maybe over a couple of months they are going to charge you for whatever you search using their AI. ठीक है, पर बहुत रेजिस्टेंस हो रही है मार्केट में। So they are giving you free search. Then second value proposition they are going to give you the fast search. आप लिख के एंटर प्रेस करते हो, आंख भी नहीं झपकी और वो सर्च के रिजल्ट सामने पड़े होते हैं। अगर ये इतना फास्ट ना होता तो आप गूगल से कहीं और भी मदद चुके हो। They are providing you the search ads. ठीक है, कोई प्रीमियम सेलर्स हैं जो सेल करना चाहते हैं तो उनके लिए एड्स अवेलेबल है यहाँ पे, एंड दे आर गोइंग टू शो यू द डिस्प्ले एड। ठीक है, सो ये चार चीजें जो हैं ये गूगल अपने कस्टमर्स को दे रहा है। कौन से चैनल्स हैं गूगल के पास? दे ओनली हैव द ऑनलाइन चैनल। देन कस्टमर रिलेशनशिप में उनके पास CRM सिस्टम बना हुआ है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको कभी गूगल से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप मेल करो, शायद उसका जवाब सीधे तो नहीं आएगा, पर अगर आप FIR करते हो तो फिर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि द रीजन फॉर दैट इज दे हैव अ ह्यूज कस्टमर बेस, और गले गले बंदे की ईमेल्स की रिप्लाई करना दैट्स नॉट पॉसिबल। देन फॉर दिस रेजोल्यूशन व्हाट दे डू, अगर किसी को कुछ नहीं आता और वो इस तरह की चीजें पूछना चाहता तो दे हैव अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिस्ट विद देम। तो आप अगर अपनी वेबसाइट पे ऐसा ही कुछ कर रहे हो तो यू शुड हैव अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉलम। ठीक है जी, पेमेंट कैसे होगी, डिलीवरी कितने दिनों में होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, ब्रेकेज की पॉलिसी क्या है, क्या प्रोडक्ट डिलीवरी इंश्योर्ड है, इस तरह की चीजें जो है दोज थिंग्स यू कैन पुट इनटू दिस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लिस्ट। देन पार्टनर मैनेजर्स, यू कैन हैव पार्टनर मैनेजर्स के जो अलग अलग जो हाईली इन्फ्लुएंशियल कस्टमर्स हैं उनके साथ डील करेंगे। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि बैंक वाले जो हैं वो पार्टनर मैनेजर जो साइन कर देते हैं, तो आपको कॉल करके पूछते रहते हैं सर कोई लोन चाहिए, ठीक है, आप एक बार हाँ कहो सही तो घर तक पहुंच जाते हैं। Then what is the revenue strategy for Google? They are giving the searches for free. Then they have the ad revenue. जो एड्स वहाँ पे डिस्प्ले होती हैं वो एडवर्टाइजर से चार्ज करते हैं, अपनी कमीशन रख के बाकी का पैसा वो पास ऑन कर देते हैं। ठीक है, एंड देन दे हैव प्रीमियम कंटेंट। यूट्यूब पे अब प्रीमियम कंटेंट भी शुरू हो गया। ठीक है, यू नीड टू पे फॉर दैट, सब्सक्रिप्शन फी वाला मॉडल भी है और अपफ्रंट पेमेंट वाला मॉडल भी है। लाइक यू कैन हैव योर एनी काइंड ऑफ कोर्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, तो जो उसको बाय करना चाहता है वो अपफ्रंट पेमेंट देके जितनी आपने बोली हो वो अपफ्रंट पेमेंट हम आपको कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म्स, की रिसोर्सेज गूगल के कौन से हैं? गूगल का जो प्लेटफॉर्म है वही इसका की रिसोर्स है। ठीक है, जो कुछ मैनेज हो रहा है वो गूगल के प्लेटफॉर्म से मैनेज हो रहा है। ठीक है, उसके ही पता नहीं कितने ही पेटेंट्स या कॉपीराइट्स गूगल ने अप्लाई करके अपने पास रखे हुए हैं। देन की एक्टिविटीज गूगल की क्या है? दे नीड टू मैनेज देयर प्लेटफॉर्म, यही उनकी की एक्टिविटी है कि गूगल की सर्विसेज हमेशा अप रखें। कभी आपने सुना है गूगल डाउन हो गया था? फेसबुक कई बार सुना है, इंस्टाग्राम कई बार सुना है, पर गूगल कभी नहीं सुना। ठीक है, so they are the pioneer in their key activities. Research and development, they keep on improving. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो गूगल आज से 10 साल पहले था या 5 साल पहले था या 1 महीना पहले था, गूगल वैसा ही है। Their research and development team is continuously improving their process. Then key partners कौन-कौन से हैं? There are different platforms जिनके साथ इन्होंने पार्टनर किया हुआ है। वो प्लेटफॉर्म्स या OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये कौन से हैं? OEM, जैसे एंड्रॉयड फोन्स हैं हम लोगों के पास, तो एंड्रॉयड फोन्स में क्रोम इनबिल्ट आता है, एंड्रॉयड फोन में जीमेल इनबिल्ट आता है। ठीक है, गूगल फोटोज गैलरी इनबिल्ट आती है। ये सारी चीजें जो है ये इनबिल्ट हैं, आपको फ्री में मिल रही हैं। तो गूगल फोन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे क्या इसके लिए? नो, रेडमी है, वी है, उसका ये जो कौन से फोन आते हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, वीवो वगैरह है, ओप्पो है, तो इन सब के साथ इन्होंने टाई अप किया है और उनके टाई अप में उनके अपनी प्रोडक्ट्स को
देन इनकी कॉस्ट क्या है? दे हैव देयर प्लेटफॉर्म कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ हैविंग द कंटेंट ओनर्स, कंटेंट कौन को वहां पे डिलीवर करते हैं। ठीक है जी, क्लियर? लेट्स हैव अनदर केस स्टडी, Zoom। Zoom सुना हुआ सबने? कोविड में तो बहुत हेल्प की इसने चल गया। ठीक है, व्हाट आर द कस्टमर सेगमेंट्स फॉर फ्री यूजर्स? ठीक है, उसके बाद बिजनेसेस, बहुत सी कंपनीज ने Zoom की प्रीमियम सर्विसेज लेनी शुरू कर दी और उन प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू वो लोग कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। एंड द एजुकेशन सेगमेंट, ठीक है, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वो भी उनका कस्टमर सेगमेंट है। तीन अलग अलग क्यों रखे? क्योंकि तीनों में कॉस्ट के जो पैरामीटर्स थे वो अलग अलग थे। फ्री यूजर्स जो थे उनको तो टोटली सब कुछ फ्री देना इन्होंने, ठीक है। बिजनेसेस क्योंकि उससे प्रॉफिट बना रहे हैं तो इसलिए ये उनके प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मांगेंगे। और एजुकेशन में उनको सब्सिडाइज्ड प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट्स देना शुरू करेंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? फ्री मीटिंग्स दे रहे हैं ये सबको। वीडियो क्वालिटी Zoom की बहुत अच्छी है, प्लेटफॉर्म बड़ा सही से मेंटेन किया हुआ इन्होंने। चार्ट बोर्ड की फैसिलिटी दे दी कि आप उस पे ड्रॉ कर सकते हो और सारे बच्चों की स्क्रीन के ऊपर वो ड्राइंग वगैरह विजिबल हो जाएगी। अपने लेक्चर्स की या मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स आप लोग कर सकते हो और ऐसी बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे जो Zoom प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऑल दोस आर देयर वैल्यू प्रोपोजिशन। देन they have the online channel available and they have the B2B sales. Zoom आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो और उनकी सेल्स की टीम भी है जो अलग अलग बिजनेसेस को विजिट करती है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को विजिट करती है ताकि वो लोग आपके अकाउंट्स परचेज कर सकें। देन रेवेन्यू स्ट्रेटजी में क्या क्या है? फ्री अवेलेबल है, एड रेवेन्यू अवेलेबल है और प्रीमियम सर्विसेज अवेलेबल है। की रिसोर्सेज में उनका प्लेटफॉर्म है। की रिसोर्स की कंप्रेशन टेक्नोलॉजी जो है जिसकी वजह से वीडियोस बहुत सही चलते हैं, ये उनके की रिसोर्सेज है, उसका उन्होंने कॉपीराइट या पेटेंट ले रखा है। देन की एक्टिविटीज में प्लेटफॉर्म को मैनेज करना, दैट इज देयर की एक्टिविटी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज देयर की एक्टिविटी। की पार्टनर्स में प्लेटफॉर्म एंड OEMs, जैसे फोन्स में वो Zoom अब फ्री मिल रहा है, ठीक है। कार्स में Zoom मीटिंग या वेबएक्स वगैरह ये फ्री मिलते हैं, तो ये उनके की पार्टनर्स हैं। कॉस्ट में प्लेटफॉर्म कॉस्ट, OEM कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉस्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आई गेस तुम लोग बोर हो रहे हो, मेरी फोटो ऐसे तो क्लिक कर लो। रिलायंस जियो ये मोस्ट एक्सटेंसिव था, क्या क्या चीजें इसमें हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए टास्क क्या है कि आपको जो शीट दी गई है, अगर आपने खुद का बिजनेस प्लान नहीं करना तो इस शीट को रिलायंस के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से फिल करके देखो और उसको मैच करके देखो कि क्या यही चीजें आप लोगों ने भी नोटिस करी कि नहीं, ठीक है। देन नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। स्टिकी स्लिप्स आप बोर्ड पे लगाते रहो और काम करते रहो, ठीक है। दैट्स इट। और कभी भी आपने बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप शुरू करना है, तो ये चीज़ों को फॉलो करके शुरू करोगे तो फेल होने के चांसेस बहुत 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 कम है। ज़्यादातर स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो लोग इन पे काम नहीं करते हैं। उन्होंने देखा कि अच्छा किसने कैंडल मैन्युफैक्चर करनी शुरू करी है, मैं भी शुरू करूँगा, हम भी करेंगे, हम भी चलेंगे। वो हम भी के चक्कर में वो लोग फंस जाते हैं, ठीक है। चलो कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आप आके। अगला एक वर्कशॉप में कराऊंगा फिर कभी प्रोडक्ट फिट और मार्केट फिट में कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है क्या वो मार्केट में जाने के लायक है कि नहीं।